हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 26 नवंबर 2022 और दिन है शनिवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनापति लचित बोरफुकन को किया याद, देश के असली इतिहास को दबाने पर जताई चिंता। ट्विटर के बॉस मस्क ने सभी सस्पेंडेड अकाउंट को वापस लाने का किया ऐलान। न्यूजीलैंड से पहला वनडे मैच हार गई टीम इंडिया। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 100 करोड़ क्लब में हुई शामिल और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। क्या आप दुनिया की सबसे उम्रदराज बिल्ली को जानते हैं? ब्रिटेन की 26 साल की बिल्ली फ्लॉसी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित बिल्ली के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज हो गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक फ्लॉसी का जन्म दिसंबर 1995 में हुआ था। उसकी उम्र 26 साल 329 दिन है। प्राकृतिक रूप से बिल्लियों की औसत आयु सिर्फ 15 साल की ही होती है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हमें सेनापति लचित की 400वीं जयंती मनाने का अवसर मिला जब देश अपनी आजादी का अमृत काल मना रहा है। मोदी ने देश के असली इतिहास को दबाने पर चिंता जताई। कहा कि देश को ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जो विदेशियों के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का नहीं है। उन्होंने कहा, कोई भी रिश्ता देश से बड़ा नहीं होता। देश की गलतियों को हम सुधार रहे हैं और संस्कृति बचाने में भारत का हर युवा योद्धा समान है। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कल शुक्रवार को 2002 का साल याद किया। कहा, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद थे। 2002 में हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वे हिंसा करना भूल गए। जेल में डाला तो उसके बाद से 22 साल हो गए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा, जबकि कांग्रेस सांप्रदायिक दंगे कराती थी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त विवादों में घिर गई जब भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा किया। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। इस बीच राहुल गांधी ओमकारेश्वर पहुंचे। यहां वह नर्मदा आरती में शामिल हुए। बहन प्रियंका गांधी भी साथ थीं। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब अमीन पूनावाला का तीसरे फेज का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि वह सहयोग नहीं दे रहा। वह पॉलीग्राफ टेस्ट में बार बार छींक कर गुमराह कर रहा था। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद उसका नार्को टेस्ट होना है। इस बीच आफताब के फ्लैट से 5 चाकू बरामद किए गए हैं। आरोपी आफताब ने माना है कि उसने श्रद्धा के कत्ल से पहले बॉलीवुड फिल्म दृश्यम देखी थी और उसे पार्ट 2 का भी इंतजार था। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में एक सूटकेस में शव के कुछ टुकड़े मिले हैं। फरीदाबाद पुलिस की सूचना के बाद श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस भी वहां पहुंच गई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने 7 आरोपियों के खिलाफ 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का नाम नहीं है। गौरतलब है कि ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस धारकों को फायदा पहुंचाया गया था। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। इसमें दिल्ली के लोगों से 12 वादे किए गए हैं, जिसमें झुग्गी में रहने वालों को पक्के मकान देने का वादा भी शामिल है। एमसीडी चुनाव के बीच भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रच रही है। इधर दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट डीओवी ने आरोप लगाया कि राजधानी के 193 सरकारी स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने के दौरान केजरीवाल सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया। गे कपल्स ने समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कानूनी मान्यता देने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का
दरवाजा खटखटाया है। इस पर शुक्रवार को सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है। इस पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद फिर से बढ़ने लगा है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने शुक्रवार को कहा कि मंगलुरु विस्फोट के आरोपियों ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस से ट्रेनिंग ली थी। आरोपी शारिक 19 नवंबर को कुकर बम से मंगलुरु के कादरी मंजुनाथ स्वामी मंदिर में विस्फोट करने वाला था। मुंबई हमले में सह आरोपी पाकिस्तानी अमेरिकी डेविड कोलमैन हेडली ने एफबीआई की पूछताछ में कबूला था कि उसने पुणे की जर्मन बेकरी की रेकी की थी। वहां अमेरिकी और इजरायली टारगेट पर थे। पंजाब में 10 साल के बच्चे पर एक एफआईआर हुई है। पिता ने बंदूक पकड़े बेटे की फोटो फेसबुक पर लगाई तो पुलिस बोली गन कल्चर प्रमोट किया और एफआईआर दर्ज कर ली। तमिलनाडु बीजेपी ने अपने राज्य के ओबीसी विंग के नेता सूर्या शिवा और अल्पसंख्यक विंग की प्रमुख महिला नेता डेजी सरन को उनके पद से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। इनका ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद ऐसा एक्शन लिया गया है। चीन के शिनजियांग में एक बिल्डिंग में आग लग गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दिल्ली पुलिस ने एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की हत्या के मामले में राजविंदर सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक महिला की हत्या कर दी थी। उस पर 5 करोड़ रुपए का इनाम भी था। पिछले हफ्ते रूस ने अपने ब्रह्मास्त्र का सफल टेस्ट किया। इसका नाम है RS-28 सरमट मिसाइल। ये अब तक की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बताई जा रही है। 18,000 किलोमीटर की रेंज और 10 टारगेट पर एक साथ निशाना साधने की क्षमता के साथ ये काफी खास बन गई है। ब्रिटेन में दूसरे देशों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 5 लाख पार कर गई। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NOS ने साल 2021 से जून 2022 तक के आंकड़े जारी कर यह जानकारी दी। इसमें सबसे अधिक भारतीय हैं। चीन में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। गुरुवार को 31,454 नए केस मिले। कोरोना काल में ये सबसे अधिक हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा 28,000 मामले इसी साल अप्रैल में मिले थे। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। ट्विटर के नए मालिक इलोन मस्क ने न्यू वेरिफिकेशन सिस्टम की लॉन्च डेट का खुलासा किया है। ट्विटर 2 दिसंबर को अस्थायी रूप से वेरिफिकेशन सिस्टम लॉन्च करेगा। मस्क ने कहा अब कंपनियों को गोल्ड चेक, सरकार को ग्रे चेक और आम नागरिकों को ब्लू टिक मिलेगा। इसके अलावा मस्क ने सभी सस्पेंडेड अकाउंट वापस लाने का ऐलान किया है। एक पोल के बाद मस्क ने यह फैसला लिया। बेंगलुरु बेस्ड ईवी स्टार्टअप प्रवेग ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की है। इसकी एक्स शोरूम कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। एक बार चार्ज होने पर यह एसयूवी 500 किलोमीटर चलेगी। इसमें 210 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड और 2.5 लाख किलोमीटर की बैटरी लाइफ मिलेगी। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने कल शुक्रवार को गुजरात में भी अपनी जियो ट्रू 5G सर्विस शुरू कर दी। इसके साथ ही ट्रू 5G फॉर ऑल इनिशिएटिव के तहत गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। कल शेयर बाजार में सामान्य तेजी रही। सेंसेक्स 20 अंक चढ़कर 62,293 पर बंद हुआ। निफ्टी भी करीब 28 अंकों की तेजी के साथ 18,512 पर क्लोज हुआ। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। कल शुक्रवार को ऑकलैंड में खेले गए 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में कीवी टीम ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 306 रन बनाए थे। कप्तान शिखर धवन 72, शुभमन गिल 50 और श्रेयस अय्यर ने 80 रन बनाए। भारत के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 3 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच टॉम लैथम ने शानदार 145 रन बनाए। वहीं केन विलियमसन ने भी 94 रन का योगदान दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में शुक्रवार को ग्रुप ए के मैच में सेनेगल ने होम टीम कतर को 3-1 से हरा दिया। यह कतर की लगातार दूसरी हार है। वहीं शुक्रवार देर रात हुए मैच में ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से हरा दिया। ब्राजील के लिए दोनों गोल रिचार्लिसन ने किए। ईरान ने आखिरी 3 मिनट में 2 गोल कर दूसरी तरफ वेल्स को हरा दिया। स्कोर लाइन 2-0 रही। वेल्स के गोलकीपर वैन हेंसी को टूर्नामेंट का पहला रेड कार्ड दिखाया गया। भारतीय आदिवासी परिवार की बेटी ब्यूटी डुंगडुंग ने देश का नाम रोशन किया है। खेत में धान रोपकर 100 रुपए दिहाड़ी कमाने वाली लड़की अब स्पेन में भारत की तरफ से हॉकी खेलेगी।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे सपोर्ट और लाइक करना ना भूलें और साथ ही इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 ने एक हफ्ते के अंदर ही 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन 8 करोड़ 62 लाख रुपए का कलेक्शन किया। इस फिल्म की कुल कमाई 100 करोड़ रुपए पार कर चुकी है। फिल्म दर्शकों का दिल जीत रही है। इस बीच अजय देवगन ने वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी किया। दिल्ली हाईकोर्ट में अमिताभ बच्चन की अपील के बाद अब उनका नाम, उनकी आवाज और फोटो को बिना उनकी परमिशन के कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह ऑर्डर जारी किया। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलीकॉम सर्विसेज को भी उनके बताए कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। तिरुवनंतपुरम के पेन्यूर में मशहूर राइटर सतीश बाबू की डेड बॉडी मिली है। बॉडी उनके ही फ्लैट में मिली है। सतीश 59 साल के थे। अभी तक उनकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। ससुराल सिमर का फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ एक इवेंट के दौरान गिरते गिरते बची। जब एक व्यक्ति उन्हें संभालने लगा तो बोली, डोंट टच मी। ये वीडियो वायरल होते ही लोग दीपिका को ट्रोल कर रहे हैं। ऋचा चड्ढा की ट्वीट का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, के मेनन और रणवीर शौरी सहित कई एक्टर्स ने ऋचा की इंडियन आर्मी की ट्वीट को लेकर आपत्ति जताई है। ऋचा सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग चुकी हैं। और अब आज की रोचक खबर, वीआईपीओ के लिए तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर के दरवाजे कई बार खुले हैं, लेकिन पहली बार इस प्रसिद्ध मंदिर के पट आधी रात को खोले गए, वो भी 25 गायों के लिए। ये गायें अपनी मालिक के साथ 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कच्छ से द्वारका पहुंची थी। 2 महीने पहले ये सभी लंपी वायरस से ग्रस्त हो गई थी। तब मालिक ने मन्नत मांगी थी कि अगर ये बच गईं तो दर्शन कराने ले आऊंगा, और यही हुआ भी। तो दोस्तों ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? सोहेल खान, आरिफ हुसैन या अनवर इब्राहिम? सही जवाब है अनवर इब्राहिम। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ हाल ही में कौन सी मंजूरी दी है? ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बी फास्ट ट्रेड एग्रीमेंट या सी फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।